हेलो बेटा। बेटा जी हमने अपने अभी टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे प्रोटिस्टा। आपने कहा था किंगडम प्रोटिस्टा की हमने कुछ इंट्रोडक्शन की बातें कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में कि प्रोटिस्टा जो होता है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लोअर किंगडम एंड द अपर थ्री किंगडम। आपने ये भी कह दिया था प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। और हमने कहा था यहाँ पे डाइवर्सिटी है इन द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। और आपने फिर उसमें 3 ग्रुप बनाए थे और आपने सबसे पहला ग्रुप जो पढ़ना शुरू किया था उसका नाम था बेटा जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। और उसमें आपने जो पहला फाइलम पढ़ा, पहला डिवीजन जो आप लोगों ने पढ़ा उसका नाम था बेटा जी यहाँ पे क्राइसोफाइटा। आपने जो लास्ट लेक्चर में जो आपने फाइलम पढ़ा, डिवीजन पढ़ा, उसका नाम था बेटा जी यहाँ पे क्राइसोफाइटा। आज हम पढ़ेंगे अगला फाइलम, आज हम पढ़ेंगे अगला डिवीजन और उसका नाम क्या होगा बेटा जी यहाँ पे पायरोफाइटा। आज के डिवीजन का नाम क्या है बेटा जी पायरोफाइटा। तो डिवीजन के नाम आपको याद रखने, लास्ट क्लास में हमने खत्म कर दिया बेटा जी यहाँ पे क्राइसोफाइटा। अब हम पढ़ने वाले लेक्चर्स पर उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे पायरोफाइटा। दोबारा बातें वही आपको रिकॉल करा रहा हूं। आपने कहा था सर जब भी हम डिवीजन में एक सफिक्स यूज करते हैं प्लांट के केस में तो पीछे नाम लग जाता है बेटा जी फाइटा। तो ये हमारा सफिक्स दोबारा यूज हो गया और मैं कहूंगा आगे क्या है बेटा जी पायरो। तो यानी कि यही चीजें आपके लिए क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन बिल्डअप करती है। यानी कि क्लासिफिकेशन में आपने कहा था कि सर हम टेक्सोनॉमी के अंदर जब भी नोमेनक्लेचर वगैरह करते हैं, नाम रखे चीजों को जब क्लासिफाई करते हैं तो कैटेगरी में हम कुछ नाम लगते हैं। तो जब कैटेगरी में जो कुछ नाम लगा देंगे उसके पीछे कुछ सफिक्स यूज होंगे। कैटेगरी में जब हम नाम रखेंगे तो कुछ सफिक्स यूज होंगे। तो मैंने आपको समझाया था बेटा कि जब भी हम किसी डिवीजन का नाम रखते हैं इन द केस ऑफ द प्लांट तो हम उस कैटेगरी के सफिक्स के पीछे नाम लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं बेटा जी यहाँ पे फाइटा। तो यानी कि क्लासिफिकेशन में आज ऐसा कोई भी नाम, जैसे यही नाम लिखा गया पायरोफाइटा, बिलोंग टू विच कैटेगरी। तो याद रखना फाइटा मतलब इट बिलोंग टू द फाइलम, इट बिलोंग टू द डिवीजन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। आपने एक वर्ड और भी याद होगा सर हमने क्लास के लिए भी सफिक्स यूज किया था। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एल्गी के लिए वर्ड बोला था। एल्गी के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं बेटा जी फाइसी। मैंने आपको एग्जांपल बताए थे यहाँ पे क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। वर्ड याद है बेटा? ये फाइसी वर्ड यूज हुआ था एज ए सफिक्स इन द केस ऑफ द एल्गी। In the case of the algae we use the suffix physi। तो वैसे कुछ वर्ड देखिएगा। यहां मैं कह रहा हूं आज हम जो क्लास पढ़ने वाले उस क्लास का नाम बेटा जी यहाँ पे डायनोफाइसी। यहां भी मैंने सफिक्स लगाया बेटा जी फाइसी। यानी कि आपको मैंने लास्ट क्लास में कहा था जो भी हमारे यहाँ पे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है उन सबको हम एक निकनेम देते हैं बेटा जी एल्गल प्रोटिस्ट। बिकॉज सर्वात मीन सब के सब को हमने किस ग्रुप में रखा था बेटा जी यहाँ पे एल्गी में रखा था। तो ये सब के सब क्या है बेटा जी यूनिसेलुलर एल्गल प्रोटिस्ट कहलाते हैं। तो हमने जब इनका नोमेनक्लेचर किया, इनका क्लास को डिवाइड किया तो हमने क्लास के पीछे वही सफिक्स यूज किया जो हम एल्गी के केस में यूज करते हैं। क्या है बेटा जी आपका फाइसी। आई होप आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। मैंने आपको शुरुआत में जब क्लासिफिकेशन की थी उस टाइम मैंने वर्ड बोला था बेटा जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर नोन एज एल्गल प्रोटिस्ट बिकॉज ये सब यूनिसेलुलर है बट सारे फोटोसिंथेटिक है। तो हमने इनको उठा के शुरुआत में किस ग्रुप में रखा था बेटा जी यहाँ पे एल्गी वाले ग्रुप में था। बट बाद में जब आगे डिस्कवरीज हुई तो हमने बाद में इनको एक अलग से ग्रुप में रख दिया, यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया यहाँ पे। बट आज भी हम इनकी क्लास का नाम क्या बोल रहे हैं वही सेम तरीके से हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर करने लग रहे हैं बेटा जी यहाँ पे। सेम तरीके से बेटा जब यहाँ पे आपका एक सफिक्स यूज कर रहे हैं कौन से बेटा यहाँ पे फाइसी। आई होप ये बातें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करी होंगी। ये बातें आपको इवन पीछे की बातों को कनेक्टिविटी को सेट कर रही होंगी। वो चीजें जो पढ़ी है उसका अब आप यहाँ पे इंप्लीमेंट समझने लगे होंगे। यस ये कुछ नाम है जो उन्हीं चीजों को यहाँ हमारी समझने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। चलिएगा बेटा जी ये सब बातें हो गई। अब इसमें हम पढ़ने वाले क्या है तो मैं कहूँगा यहाँ पे हम जिस ग्रुप को पढ़ेंगे उस ग्रुप का नाम है बेटा जी यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या नाम बेटा उसका यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स। आई थिंक नाम से समझ में तो आ गया होगा सर। डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। हम यहाँ पे ऐसे यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक एल्गल प्रोटिस्ट की बात करेंगे जिसके फ्लैजिला है और फ्लैजिला भी कितनी है बेटा जी आपके यहाँ पे 2 फ्लैजिला है। कहानी को समझ के देखो। आपको मैंने कहा था क्राइसोफाइटा मोटाइल तो है बट वो पैसिव स्विमर है।
याद है लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बात ये की थी, वो अपनी जगह चेंज तो करते हैं बट वो विद दी वाटर करंट अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब पानी उन्हें जहां भाग के लेके जाएगा वैसे ही बह के चले जाएंगे बेटा जी। यहाँ पे वो थे पैसिव स्विमर, बट ये वाले एक्टिव स्विमर है। ये क्या है बेटा जी, एक्टिव स्विमर है और इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है फॉर द लोकोमोशन। और अगर इनके पास फ्लैजिला है तो फ्लैजिला का नंबर 20 स्पेसिफिक है। यहाँ पे कितना नंबर है बेटा जी, यहाँ पे 2 नंबर है। कितना नंबर है बेटा, 2 नंबर है। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे इनकी जो फ्लैजिला वो 2 इन द नंबर है। हम पूरा इनके डेल स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे। तो हम कहेंगे ये अगर 2 है नंबर तो हमने इनका नाम भी उसी फ्लैजिला के बिहाफ पे इनका नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स, मतलब द प्रोटिस्ट दैट हैव द 2 फ्लैजिला, the protists that have the 2 flagella for the locomotion, so they are known as active swimmer, known as active swimmer of the oceans में आएंगे बेटा जी यहाँ पे, ये पैसिव स्विमर नहीं है। चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं अपना। यहाँ पे ये सब चीजें हो गई। चलिए हम अब इसको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला वर्ड क्या है, आप इसमें लिख लेना, दिस डिवीजन इंक्लूड द डायनोफ्लैजिलेट्स। अब उसकी जरा बातें करते हैं हम जो पढ़ने वाले। सबसे पहले जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, हम सबसे पहले बेटा जी जानेंगे उसका यहाँ पे हैबिटेट। मेरे प्रिय बच्चों, आपको पता होगा हैबिटेट क्या होता है, कि हमें सर ये मिलेंगे कहां, हम अगर इन्हें ढूंढे तो ये मिलेंगे कहां। तो मैं कहूंगा भाई ये मिलेंगे हमें एक्वेटिक, और एक्वेटिक क्या है तो मैं कहूंगा मोस्टली मैराइन। अब देखिए स्पेसिफिक बातें कर ली मैंने, मोस्टली मैराइन and some fresh water। देखिए स्पेसिफिक बातें हो गई। लास्ट क्लास में क्राइसोफाइटा में आपने कहा था दे आर फाउंड इन बोथ मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। इवन अगर आपको अच्छी से बात याद हो तो आपने कहा था डेस्मिड्स तो मिलते ही कहां है, फ्रेश वाटर मिलते हैं। वो तो पोल्यूटेड वाटर का इंडिकेटर के यूज में हो रहा था डेस्मिड्स, याद है ना लास्ट लेक्चर बेटा जी आप लोगों को। डेस्मिड्स मिलते ही कहां पे, फ्रेश वाटर मिलते हैं। मैंने कहा यहां ऐसा नहीं है, ये मोस्टली केसेस और मैक्सिमम केसेस में हमें कहां मिलेंगे बेटा जी, मैराइन में। और बड़ा ही रेयर है, मैं कहूंगा कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जो कहां मिलेंगे हमें यहाँ पे फ्रेश वाटर में होंगे, वरना मोस्टली ये क्या है बेटा जी आपका मैराइन। मतलब थोड़ी सी बातें स्पेसिफिक हो रही है, दे आर मोस्टली मैराइन। चलिए अब पॉइंट आता है सर हम ये वाटर में कहां मिलेंगे, तो मैं कहूंगा मैं इनकी बात करता हूं बेटा जी, दे आर फ्लोट, दे फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। आपको ऐसा नहीं है कि भी डीपली पेनिट्रेट मिलने वाले हैं यहाँ पे, इनका भी लाइट इन द वेट है और ये इजीली बेटा जी फ्लोट करते हैं। कहां पे बेटा जी आपके यहाँ पे होगा सरफेस ऑफ द वाटर, बट कैसे पानी बेटा जी यहाँ पे मैराइन वाटर मिलते हैं। शुरू करें बेटा जी अगले टॉपिक को। चलिए ये तो हो गया इनके हैबिटेट के बारे में। अगले वर्ड पे आते हैं बेटा जी, व्हाट अबाउट देयर स्ट्रक्चर, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा था हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो बनते हैं उस टॉपिक पे, तो हम उसी की बातें करते हैं। जैसे कि क्राइसोफाइटा में आपने कहा था कि सर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे स्ट्रक्चर से, वैसे मैं बातें करूंगा बेटा जी इसके स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके बारे में निकनेम के तौर पे बातें करते हैं। दे आर नोन एज आर्मेड प्रोटिस्ट। ये इनके स्ट्रक्चर में बात लागू होती है कैसी, जरा वर्ड को समझ के देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने कहा भाई इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, है एक ही सेल, ऐसा मत समझना बेटे दो अलग अलग सेल है, ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट ही हैं। मैं यहां लिख देता हूं दे आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं ये, बट दे हैव ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में क्या खास बातें हैं, जब स्ट्रक्चर बनाते तो उस टाइम पे में दो ऐसे ग्रूव्स बनेगा। आप ये समझिएगा ये अगर सेल है तो इस सेल ने अपने शेप को कुछ ऐसा बना लिया कि एक तो ये ऐसे यानी कि हॉरिजॉन्टल साइड में एक हल्का सा ग्रूव बना हुआ है और एक ग्रूव बना हुआ है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। इसमें दो ग्रूव बने हुए हैं, दो खैया बनी हुई है, मतलब एक सेल जो थी
उसने आप कुछ ऐसे समझ के देखो, आप अगर इमेजिन कर सकते हो चीजों को, सर ये अगर हम मान के चलते स्फेरिकल सेल चलते हैं, हमने कहा अब ऐसा हो गया, ये अंदर की साइड में ऐसे इन्वेजिनेट हो गई, ठीक है, हमने कहा यहां पे भी इन्वेजिनेट हो गए, यहां पे ऐसे समझ कर देखो, यहां पे सर दो ग्रुप बनी हुई है, एक ग्रुप ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, एक ग्रुप कैसे यहां पे आपकी एक बन गई ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक कैसे बन गई यहां पे लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप बनी हुई, दो तरह के यहां पे ग्रुप बनी, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों का अलग अलग करो, आप ऐसा कर सकते हो, मैं अगर डायग्राम और अच्छे से बनाऊं यहां पे तो मैं कहूंगा समझिएगा बात, मैंने अभी आपको बना के दिखाया, अगर एक सेल थी, एक ही सेल थी, तो वो सेल में एक ग्रुप तो ऐसे बन गया, एक ग्रुप ऐसे बन गया, तो मतलब उसमें दो अलग अलग खैया हैं, दो ऐसे ऐसे ग्रिडल हैं, दो ऐसे खैया हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं बेटा जी। तो मैं कहूंगा ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल बन गया, ये साइड क्या है बेटा जी हॉरिजॉन्टल, ये क्या है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, तो मैं कहूंगा इस ग्रुप का नाम होता है, इस खाई का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे एनुलस, क्या बेटा हम इसको बोलते हैं ग्रिडल, और ऐसे जो लॉन्गिट्यूडनल खाई होती है बेटा जी इसका नाम होता है यहाँ पे सल्कस। पहले नाम को समझो कि सर इसकी खाई होती है और दो इस प्रकार से ग्रुप बनी, एक ग्रुप कैसे बनी बेटा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बनी, और एक कैसी बनी बेटा जी नहीं सो एक कैसी बनी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनी, मैं स्पेसिफाई कर दूं, ये कैसी बेटा जी हॉरिजॉन्टल है और ये कैसी है लॉन्गिट्यूडनल है, मैं इसी को बोलूंगा ट्रांसवर्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये दो तरह के ग्रुप है बेटा। तो मैं कहूंगा इस ग्रुप में एक फ्लैजिला है और इस ग्रुप में एक और फ्लैजिला है, तो जो एनुलस ग्रुप में होती है हम कहते हैं इस फ्लैजिला का नाम होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला, और बेटा इसमें सल्कस में जो है उसका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा जी, इस फ्लैजिला को अगर देखोगे तो इट इज लुक लाइक ए रिबन, तो मैं कहूंगा ये रिबन लाइक फ्लैजिला है, जबकि अगर आप इस फ्लैजिला को देखोगे तो मैं कहूंगा ये नैरो है, ये नैरो फ्लैजिला है, मतलब दोनों फ्लैजिला एक जैसी नहीं है, दोनों अलग अलग है, एक रिबन लाइक है, थोड़ी सी ब्रॉड सी होगी, एक बेटा जी बोलती है यहाँ पे नैरो फ्लैजिला। तो मैं पहला बार बोलता हूं बेटा जी यहाँ पे आपके इसके स्ट्रक्चर में कि जो भी यहाँ पे होते हैं दे हैव द टू फ्लैजिला, इनके पास कितने फ्लैजिला है बेटा जी यहाँ पे दो फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला तो कैसी है बेटा जी आपके यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है, और बेटा दूसरी फ्लैजिला कैसी है यहाँ पे आपकी ट्रांसवर्स फ्लैजिला है। पहला पॉइंट। अब एक और वर्ड आता है, अगर दोनों फ्लैजिला दिखने में जैसी होती तो मैं कहता हूं सेम वर्ड के लिए वर्ड आता है होमो, यहाँ पे दोनों फ्लैजिला दिखने में कैसी बेटा जी अलग अलग है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इसकी जो फ्लैजिला है उसका टाइप कैसा है बेटा जी यहाँ पे दे आर नोन एज हेट्रोकैंट, हेट्रोकैंट फ्लैजिला। वर्ड को समझ के देखो, हेट्रो वर्ड का क्या मतलब बेटा जी डिफरेंट, मतलब फ्लैजिला तो दो है बट दोनों फ्लैजिला सेम नहीं है, अलग अलग है स्ट्रक्चर वाइज, तो मैं कहूंगा ये फ्लैजिला कैसी है बेटा जी यहाँ पे हेट्रोकैंट फ्लैजिला है। मैंने आपको पहला पॉइंट समझा दिया कि इस क्लास का नाम डायनोफाइसियल, इसमें जो बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म से वो क्या कहलाते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। तो ये जो नाम रखा ये उसके स्ट्रक्चर के ब्याह पे नाम रखा है, किस ब्याह पे नाम रखा स्ट्रक्चर के ब्याह पे नाम रखा। कैसे बेटा जी, उसके स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो उसमें दो खैया हैं, एक जो खाई होती है वो लॉन्गिट्यूडनल है, हम कहते हैं उस लॉन्गिट्यूडनल सॉरी एक जो खाई है वो हॉरिजॉन्टल है, सॉरी मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल वाला, मैं कहूंगी ये वाले जो खाई है बेटा जी वो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे एनुलस, या उसका नाम क्या है यहाँ पे ग्रिडल। और सर एक ऐसे लेंथ वाइज है, मैं कहूंगा वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल, और ये है सल्कस। इस हॉरिजॉन्टल खाई से जो फ्लैजिला निकलती है उसका नाम होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला, और स्ट्रक्चरल जो कैसी है बेटा जी यहाँ पे रिबन लाइक फ्लैजिला है। इस लॉन्गिट्यूडनल से यानी कि सल्कस से जो फ्लैजिला निकली उसका नाम होता है बेटा जी लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, बट ये फ्लैजिला रिबन लाइक नहीं है, ये नैरो है, इट इज नैरो। तो हमने कहा दोनों फ्लैजिला दिखने में अलग अलग है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब यहाँ पे हेट्रोकैंट फ्लैजिला है, यहाँ पे बेटा जी हेट्रोकैंट फ्लैजिला है। आई होप ये वर्ड समझ में आ गया आपको। चलिएगा
अगले केस में आते हैं। चलिए अगले केस में आते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं। क्या पॉइंट है उसको जरा समझते हैं। अब इनके में देखिए कि नाम लिखा है यहाँ पे ऑर्बिट प्रोटिस्ट, क्यों लिखा गया नाम उसको जरा समझते हैं। अब आप कहोगे सर ये प्लांट लाइक है तो क्या इनके पास सेल वॉल है या नहीं है, क्योंकि हमने क्राइसोफाइटा में कहा था उनके पास सेल वॉल है, और सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है, जैसे कि प्लांट की सेल वॉल होती है। बट उस सेल वॉल में सिलिका जमा हो जाता है और वो चमकने लग जाता है। ये बातें आपने इन द केस ऑफ द डाइएटम एंड डेसिमस में कही थी, याद आ रहा होगा। इनके केस में कहूंगा सेल वॉल जो है बेटा जी वो रेगुलर नहीं है, सेल वॉल रेगुलर नहीं है, तो फिर कैसी है, वो पैचेज में है। मतलब एक ही सेल ऐसा नहीं है उस पे सीधा सेल वॉल डिपॉजिट हो गया, नहीं, सेल वॉल वहां पैचेज में है, टुकड़ों में है। तो मैं कहूंगा छोटे छोटे यहाँ पे पैचेज है सेल वॉल के। तो डायग्राम मुझे क्या दिखाई देगा, उसमें ऐसे है कि जैसे यहां सेल वॉल बन गई, यहां बन गई, फिर यहां बन गई, यहां बन गई, ऐसे पैचेज में वहां सेल वॉल है। ऐसे बेटा वहां पैचेज में सेल वॉल है। ऐसे यहां आपको दिखाई देगा यहां सेल वॉल जो है बेटा वो पैचेज में, मैं कहूंगा ऐसे प्लेट्स है सेल वॉल की, यहां सेल वॉल रेगुलर नहीं है। तो मैंने कहा दे हैव द सेल प्लेट। मैंने सेल वॉल से अच्छा वर्ड यूज किया बेटा जी, सेल प्लेट। मैंने ये कह दिया सेल वॉल इन पैचेज, वो टुकड़ों में है, वो रेगुलर नहीं है, वो पैचेज में है बेटा। जरा कहानी को समझ कर देखो। क्राइसोफाइटा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट था सर, उसके ऊपर रेगुलर सेल वॉल थी, सेलुलोज के पेक्टिन की बनी हुई थी। सेल वॉल की बात करते हैं, निकोसिन की बातें नहीं करते। यहां भी सेल वॉल है बट सर रेगुलर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल जो है वो पैचेज में, टुकड़ों में। तो मैंने यहां पे सेल वॉल वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज किया बेटा जी, दे हैव सेल प्लेट। इन पास सेल वॉल के जो सेलुलोज पेक्टिन की बनी हुई है वो रेगुलर ना होकर टुकड़ों में है, तो मैंने कहते हैं दे हैव द सेल प्लेट। तो कंफ्यूज मत होना सेल प्लेट वर्ड से, ये सेल वॉल ही है बट सेल वॉल बेटा जी टुकड़ों में है, तो मैंने वर्ड क्या यूज किया यहाँ पे सेल प्लेट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेल वॉल इन पैचेज, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप लोगों ने ये मूवीज वगैरह आती है, तो जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया होगा कि वो जब आर्मी वो जब लड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रोटेक्शन के लिए चीजें लगाते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ अपना मेटल का बांध लिया, फिर हाथों में कुछ मेटल का बांधते हैं, शोल्डर के बांध लेते हैं, ऐसे मतलब प्रोटेक्शन करने के लिए वो जो अपने ऊपर डिफरेंट टाइप के मेटल्स के जो भैया शील्ड यूज करते हैं, वो एक नहीं है कि भाई सीधी एक पहन ली पूरे शरीर पे आके, ऐसा नहीं है। चेस्ट के लिए अलग है, शोल्डर्स के लिए अलग है, यहाँ आर्म्स के लिए अलग, ऐसे पैचेज में चीजों को यूज करते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। उसको आपका इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज किया गया बेटा जी यहाँ पे आर्म। इस वर्ड को जोड़िएगा कि अपने प्रोटेक्शन के लिए आपने ऐसे पैचेज में छोटे छोटे अपने डिफरेंट टाइप के मेटल्स को यूज करते हो प्रोटेक्शन के लिए, तो आपके भैया जी इंग्लिश में वर्ड आता है आर्म। तो मैंने कहा ये प्रोटिस्ट को अगर देखो तो इसके पास भी प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल जो है वो रेगुलर नहीं, वो पैचेज में है। तो मैंने कह दिया ऐसा प्रोटिस्ट जिसके पास पैचेज में सेल वॉल होती है, मैं उसका नाम रख दूंगा बेटा जी यहाँ पे आर्म्ड प्रोटिस्ट। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। ये इसका निकनेम है, इसी नाम से पहचाना जाता है। जैसे आपने कहा था क्राइसोफाइटा के अंदर गोल्डन ब्राउन एल्गी है सर, वो गोल्डन, वो ज्वेलरी ऑफ द ओशन से वो चमकता है, वो ग्लास लाइक वो शाइनिंग करता है, बोला था वर्ड, वैसे ही मैं वर्ड बोल रहा हूं। ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। मैंने इसके दो स्ट्रक्चर में बातें समझा दी। इसका स्ट्रक्चर में सेल प्लेट है, इट्स डू नॉट हैव द सेल वॉल, मतलब रेगुलर नहीं है, टुकड़ों में। दूसरा वर्ड समझा दिया, इसका नाम डायनाफ्लेजिलस, बिकॉज़ इसके पास में दो फ्लैजिला दोनों अलग अलग है, तो ये हेट्रोकाइंट फ्लैजिला है। इसके अंदर ये खाई को नहीं, दोनों खाई को मैंने समझा दिया आपको बेटा जी यहाँ पे फ्लैजिला कैसी कैसी होती है मैंने समझा दिया, वर्ड हो गया। अब थर्ड चीज आती है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अंदर सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है एंड विद ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और सर इसके अंदर बेटा जी यहाँ पे सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। चलिएगा अब उसमें खास बात क्या है, मैं इसके न्यूक्लियस की बात करता हूं बेटा जी, किसकी बात करता हूं बेटा जी, मैं यहां पे आपके साथ में न्यूक्लियस की।
क्यों बात करते हैं न्यूक्लियस का? क्योंकि वो खास है। क्या खास है, जरा वर्ड को हम एक बार कंपैरिजन करके बताते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। जरा सुनिएगा बात को, मैं यहाँ पे एक डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम नहीं, एक फ्लो चार्ट से बना के दिखा रहा हूं, उसको समझिएगा बेटा। अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेटा जी प्रोकैरियोटिक सेल को कंपेयर करें बेटा जी यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के साथ में, तो जरा समझ के देखना। प्रोकैरियोटिक सेल को अगर आप देखोगे तो दे डोंट हैव द न्यूक्लियस, उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में होता है, मतलब उसके वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर आपका बैठा होता है जेनेटिक मटेरियल। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं बेटा जी, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियस। फिर कहोगे सर ये क्या है, मैं कहूंगा दे हैव द न्यूक्लियोइड, दे हैव द न्यूक्लियोइड। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। पहला पॉइंट ठीक है। अगले पॉइंट में आते हैं। सर हमारे डीएनए का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे हम अगर अपने वाले डीएनए के साइज को बताएं, ह्यूमन के डीएनए का साइज होता है 2.2 मीटर, हमारे डीएनए का साइज होता है 2.2 मीटर। जबकि अगर आप एक सेल को देखोगे तो सेल का साइज होता है बेटा जी माइक्रोमीटर में। दोनों वर्ड को कंपैरिजन करना बेटा जी, हमारे न्यूक्लियस का साइज होता है मीटर में, जबकि हमारी सेल का साइज होता है बेटा जी माइक्रोमीटर में। तो सोचिएगा एक मीटर की चीज अपने आप को माइक्रोमीटर में समा रही है, तो इसका मतलब वहां पे डीएनए जो होता है वो अपने आप को कंडेंस करता है, वो अपने आप को पैक करता है इन ए स्मॉल साइज ऑफ द सेल और द स्मॉल साइज ऑफ द न्यूक्लियस में अपने आप को पैक करने का काम करता है, अपने आप को पैक करने का काम करता है। ठीक, अगले वर्ड को समझो। अब मैं कहूंगा अगर वो अपने आप को पैक करेगा तो पैक करने के लिए किसी चीज का तो यूज किया होगा, हाँ कि ना? तो मैंने कहा इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वो बेटा जी यहां पे आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का यूज करता है फॉर द पैकेजिंग। जबकि यहां पे यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें हिस्टोन प्लस में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है फॉर द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। बस यही पॉइंट समझने का बेटा, अगर समझ में आ गया तो बात समझ में आ जाएगी। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए अपने आप को पैक करता है न्यूक्लियोइड के अंदर, तो वहां भी पैकेजिंग तो हुई होगी ना, तो वहां पे पैकेजिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं, ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो आपको आगे क्लासेस में समझ में आएगा, फिलहाल वहां पे दिमाग मत लगाइएगा। एक नाम याद करना है वैसे आपको यहाँ पे कि सर यहाँ पे डीएनए जब पैक करता है तो पैक करवाने वाले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो डीएनए को पैक करवाती है, कंडेंस कराती है। एक मीटर के साइज के डीएनए को बेटा यहाँ पे एक छोटी सी सेल में पैक करवाती है, और वो प्रोटीन क्या है बेटा यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बट इन द यूकैरियोटिक सेल में नॉन हिस्टोन तो है ही, बट साथ में कौन है बेटा जी यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स है जो उसे पैक करवाने में हेल्प करती है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये दो फीचर प्रोकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक के, ठीक बात है। अब ये जो जनाब हैं डायनोफ्लेजिलेट जो है, इनकी अलग ही कहानी है। क्या कहानी है मेरे भाई? इनके अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे तो उस इनके सेल को अगर देखोगे तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मैंने कहा पहला पॉइंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आपने कहा बिल्कुल सर न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल है, मैं कहूंगा बिल्कुल भाई, इसका एक कैरेक्टर यूकैरियोटिक सेल से मैच करता है कि दे हैव द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए बैठा हो वो जो अपने आप को पैक करता है, तो दे डोंट हैव द हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट। कहानी बन गई लाजवाब अगर समझोगे बात को। सर प्रोकैरियोटिक सेल में, चलो मैं अब लिख देता हूं ये बातें ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, ताकि फिर आपको वर्ड जब मैं यूज करूंगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। मजा लो बेटा जी, पूरा पूरा पढ़ाएंगे तभी आपका इंटरेस्ट सेट करोगे, तब चीजें समझ में आना बहुत आसान हो जाएगा। सुनेगा बेटा जी, ये सर प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सर यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल है, और मैं ये बातें करता हूं बेटा जी यहाँ पे डायनोफ्लेजिलेट्स की, जिनके बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। हम उनकी बातें बीच में करेंगे, फिर हम उनका नाम बाद में लिखेंगे। सर इनके पास में पहला पॉइंट न्यूक्लियस अब्सेंट,
इनके बारे में बातें, न्यूक्लियस परजेंट, न्यूक्लियस वहां परजेंट और यहां क्या है बेटा जी एब्सेंट। ओके, मैंने इनके अंदर, आपने कहा सर इनके अंदर भी परजेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन हिस्टोन प्रोटीन परजेंट है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, पैकेजिंग में हेल्प करते नॉन हिस्टोन। मैंने कहा यहां पे आप कहोगे सर यहां भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो परजेंट है, ठीक है। डायनोफ्लेजेलेट्स में मैंने कहा इसके अंदर भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो परजेंट है। अब यहां मैंने लिखा हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन बेटा जी यहां अब्सेंट है, यहां भी अब्सेंट है, बट यहां परजेंट है। मतलब अगर मैं इस डायनोफ्लेजेलेट्स को मैच करके देखूं तो सर उसका एक फीचर ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलता है। क्या फीचर मैच करता है? हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट, ये फीचर ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल से मैच करता है। बट सर न्यूक्लियस परजेंट और न्यूक्लियस परजेंट ये फीचर उसका मैच करता है किससे? यहां पे यूकैरियोटिक सेल से। तो एक बात बताइएगा, क्या ये सच में एक ट्रू यूकैरियोटिक सेल है? क्या उसमें सारे यूकैरियोटिक सेल के फीचर हैं? न्यूक्लियस परजेंट है, इस ब्याह पे हम उसे पढ़ रहे यूकैरियोटिक रूप में ही, यस वो यूकैरियोटिक है क्योंकि न्यूक्लियस परजेंट है, सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स परजेंट है, जो फीचर है बेटा जी यूकैरियोटिक सेल का जो हमें दिखाई दे गया। बट जब मैंने न्यूक्लियस में झांक के देखा, जब मैंने न्यूक्लियस में झांक के देखा तो मैंने क्या देखा, इस जनाब के पास हिस्टोन अब्सेंट होती है, बट यूकैरियोटिक सेल में तो हिस्टोन परजेंट होती है। और जब मैंने इसका न्यूक्लियस को एनालाइज करके मैंने पाया इसके पास भी हिस्टोन अब्सेंट है और इसके डीएनए की पैकेजिंग यहां पे नॉन हिस्टोन करा रहा है, मतलब इसका न्यूक्लियस का कैरेक्टर बेटा यूकैरियोटिक सेल से मैच नहीं करता। तो हमने यहां पे इसके लिए एक स्पेशल बात बोली, डायनोफ्लेजेलेट्स आर नोन एज मीजो कैरियोटिक। देखो बीच में मैंने वर्ड का ले लिया मीजो कैरियोटिक, वर्ड का मतलब ही क्या होता है बेटा जी न्यूक्लियस, कि भाई उनका न्यूक्लियस जो बीच का है, ना तो प्रोकैरियोटिक से मैच करता है ना वो यूकैरियोटिक सेल से, वो बीच का है। तो याद रखना अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मीजोकैरियोन, क्या नाम बोलो बेटा में यहां पे आपका मीजोकैरियोन, मतलब जिनमें मीजोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, मतलब बीच का न्यूक्लियस है, वो है बेटा जी यहां पे डायनोफ्लेजेलेट्स। याद रखना बेटा जी बात यहां पे, they have the nucleus, but in the nucleus for the packaging of DNA they don't have the histone protein, they have the non-histone protein. Getting my point? खत्म होती बातें हैं। तो मैंने आपको बेटा जी क्या क्या बात समझा दी, उनको एक बार रिकॉल कर लो। कहानी बड़ी जबरदस्त चल रही है, आपको समझ में आ गई होगी चीजें बेटा जी। मैंने उसका स्ट्रक्चर आपको बाहर से बता दिया, सेल प्लेट होती है, मैंने फ्लैजेला के यहाँ पे उनका नाम रखा, फ्लैजेला बता दी, यहाँ पे प्रोकैरियोट होती है, मैंने बातें बता दी बेटा जी। यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करोगे वो मीजोकैरियोटिक यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब अगला वर्ड आता है बेटा जी, सर ये फोटोसिंथेटिक है, मैं कहूँगी यस। बातें करते बेटा अगले टॉपिक के यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैंने बोला दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा बेटा जी? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगले वर्ड पे आते हैं बेटा जी यहाँ पे, they have the power of photosynthesis। अब सर ये पावर है उनके पास, तो मतलब they must have the chloroplast। इनमें क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा आपका? परजेंट। मैं कहूं बिल्कुल बेटा परजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट की बात करनी पड़ेगी, तो मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे इनके पास परजेंट होता है बेटा जी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। यही सेम टाइप के क्लोरोफिल आपने बोले थे बेटा इन द केस ऑफ द क्राइसोफाइटा, वही सेम बातें। बट अब बातें करते हैं, दे हैव जेंथोफिल। एंड बीटा कैरोटीन भी है इनके पास में। दे हैव जेंथोफिल, दे हैव द बीटा कैरोटीन,
बट जेंटोफिल जो है बेटा जी वो अलग अलग प्रकार का, जैसे मैं नाम दूं बेटा जी यहाँ पे आपका डाइनोजेंथोफिल, मैं यहाँ पे नाम दे दूं डाइनोजेंथोफिल, वाइलोजेंथोफिल, ऐसे अलग अलग प्रकार के जेंथोफिल इसके पास प्रेजेंट है। अगर आपको सॉरी याद हो, इन द केस ऑफ द क्राइसोफाइटा दे हैव द फ्यूकोजेंथोफिल, नाम क्या था बेटा जी, फ्यूकोजेंथोफिल वहां नाम था, और आपने कहा था इसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। वहां स्पेसिफिक आपने एक ही नाम बोला था, मैंने अब यहां पे नाम बोला, दे हैव डाइनोजेंथोफिल और दे हैव डाइनोजेंथोफिल, मतलब दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द जेंथोफिल। तो मैं कहूंगा इनके पास एक प्रकार का कलर पिगमेंट नहीं है, तो इसका मतलब दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर। अगर आप इनके कलर्स की बातें करोगे, किसकी बात करोगे बेटा जी, यहाँ पे कलर की बात करोगे तो आपको दिखाई देगा दे मे बी ऑफ द येलो कलर, दे मे बी ऑफ द ग्रीन कलर, दे मे बी ऑफ द ब्राउन कलर, दे मे बी ऑफ द ब्लू कलर, दे मे बी ऑफ द रेड कलर। अलग अलग कलर के पिगमेंट है इनके पास। मैंने कहा जेंथोफिल उनके पास कोई एक ही प्रकार का नहीं हो, अलग अलग प्रकार का। अगर आपको बात याद आ रही हो ना, तो मैंने आपको क्राइसोफाइटा में एक लाइन बोली थी, उनका कलर स्पेसिफिक था कि उनके पास ब्राउन कलर है और वो सोने के जैसे चमकते हैं लाइट, बिकॉज उनके पास में बेटा जी वहां पे अपने वर्ड बोला दिया होता फ्यूकोजेंथोफिल। बट बेटा यहाँ पे मैंने कहते जेंथोफिल जो है ना बेटा जी वो वेरिएबल है। दे हैव डाइनोजेंथोफिल, डाइडाइनोजेंथोफिल, वाइलोजेंथोफिल, तो मैं कहूंगा उसकी वजह से दे आर ऑफ द येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, किसी भी कलर के हो सकते हैं बेटा जी। यहाँ पे इनका कलर कैसा है यहाँ पे हाईली वेरिएबल। तो पेपर में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट इज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर, ये मैं कौन जिसका कलर वेरी करता हूं कौन का कहोगे वो कौन है यहाँ पे, डाइनोफ्लैजिलेट्स है जिनका कलर कैसा होगा, अलग अलग होगा। बातें हो गई। अब वर्ड आ जाता है सर लोकोमोशन कैसा है इसका। अब बातें कर लेते हैं बेटा इसके लोकोमोशन की। बातें कर लेते हैं बेटा जी यहाँ पे लोकोमोशन की। किसकी बातें करते हैं, लोकोमोशन की। अब उसका क्या मतलब है, लोकोमोशन तो क्राइसोफाइटा के पास भी था बट उसके पास फ्लैजिला नहीं थी, तो आपने कहा था वो पैसिव स्विमर थे। कैसे थे बेटा जी, पैसिव स्विमर थे, बट दे आर द एक्टिव स्विमर, दे आर द एक्टिव स्विमर। बट खास बात को सुनेंगे बेटा जी, दे हैव विप लाइक मूवमेंट, विप लाइक मूवमेंट है उनका। अब इसको जरा समझो, मैं कहूंगा इनको एक निकनेम देंगे बेटा जी यहाँ पे, दे आर नोन एज हॉर्लिंग विप प्रोटिस्ट, ये इनका निकनेम रखा था। देखो नाम आपने कितने सुन लिए इनके बारे में, मीजोकैरियोन नाम लिख दिया यहाँ पे, आर्मन प्रोटिस्ट, डायनोफिल्स तो है ही बेटा जी यहाँ पे। एक और आ गया विप्लक हॉर्लिंग विप प्रोटिस्ट, इसका क्या मतलब सोचो जरा यहाँ पे। ये जनाब जब अपने आप को फ्लैजिला मूव करेगा तो ये मूव करेगा इस साइड, और ये वाला जब मूव करेगा तो ये करेगा ऊपर मूव, मतलब मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, सोचिएगा जरा। सर अगर ट्रांसवर्स फ्लैजिला ने अपने आप को मूव किया तो प्रोटिस्ट जाएगा यूं, जब सर लॉन्गिट्यूडनल वाले ने अपने आप को मूवमेंट करवाया तो वो जाएगा यूं। जिगजैग मूवमेंट होगा। विप वर्ड का मतलब होता है चाबुक, विप वर्ड का मतलब चाबुक। जब आप चाबुक को मारते हो तो वो ऐसे मूव करते हो वेव लाइक, वैसे सोचेगा इसका जिगजैग मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है बेटा, जिगजैग मूवमेंट है, ऐसे चलते हुए चल रहा है, फिर ये स्ट्रेट नहीं जा रहा, ये ऐसे जा रहा है, जिगजैग मूवमेंट है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि दोनों फ्लैजिला का ओरिएंटेशन अलग अलग है। ये जब उससे मूव करवाएगी तो वो ऐसे मूव करेगा, ये उसे मूव कराएगी तो वो अपवर्ड मूव करेगा। अगर दोनों फ्लैजिला बीट करेगी तो मैं कहूंगा उसका मूवमेंट कैसा होगा, यहाँ पे जिगजैग होगा। सोचो दोनों फ्लैजिला अगर बीट करेगी उसका मूवमेंट कैसा होगा, जिगजैग होगा। जिगजैग वे में वो आगे मूव कर रहा होगा। सर्कुलर भी होगा तो कैसा होगा, ऐसा ऐसा करते हो जा रहा होगा, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं, ऐसा मूवमेंट करेगा। मैं कहूंगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वो हॉर्लिंग विप लाइक मूवमेंट। तो हमने कह दिया ऐसे मूवमेंट करने वाले प्रोटिस्ट का नाम हो जाएगा यहाँ पे हॉर्लिंग विप प्रोटिस्ट। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो। मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया, हैबिटेट समझा दिया, फ्लैजिला के बारे में बता दिया, लोकोमोशन बता दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया, ये सब बातें मैंने यहाँ पे कवर कर दी। अब अगला वर्ड क्या आता है उसको जरा बातें कर लेते हैं। सर ये रिप्रोडक्शन कैसे करती है, तो मैं कहूंगा भाई रिप्रोड्यूस करने के लिए तरीके क्या क्या उनको जरा सुन लेते हैं। मैं पहला तरीका समझाता हूं बेटा जी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
और ये करती है बेटा जी बाय द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फ्यूजन। पेपर में आ गया सर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, तो मैं कहूंगा दे कैन रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। वो स्पोर बना के मूव करेगा, हम कह देते हैं उनके स्पोर को बेटा जी यहाँ पे जू स्पोर, अगर वो मोटाइल स्पोर है तो, और बोल देते हैं बेटा जी एप्लाइनोस्पोर अगर वो नॉन मोटाइल। याद करने के लिए बहुत आसान चीज है, वैसे नाम लिखे मैंने सर, वो स्पोर के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है, ये स्पोर है सर वो रिप्रोड्यूस कर रही है। अब इस स्पोर के बाहर फ्लैजिला है, इस स्पोर के ऊपर फ्लैजिला है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब ये स्पोर जो है वो मोटाइल है। मैंने कहा स्पोर है और स्पोर के फ्लैजिला है, तो सर वो मोटाइल है। एनिमल चल फिर सकते हैं, प्लांट नहीं चल फिर सकते, तो मैं कहूंगा इसका स्पोर जो है वो मोटाइल है, तो मैंने उसका नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे आपका सर, इसका स्पोर जो है वो मोटाइल है, तो मैंने नाम रख दिया यहाँ पे जू स्पोर। जू स्टैंड फॉर द एनिमल, जू स्टैंड फॉर द एनिमल, तो मैंने कह दिया इसके स्पोर जो है वो मोटाइल है। अगला वर्ड बोला बेटा जी अप्लेनोस्पोर, मतलब आप कहते हो सर प्लेन जो है वो उड़ता है, प्लेन जो है वो उड़ता है, तो मैंने कहा बट यहां तो मैंने वर्ड लगा दिया ए, मतलब जो उड़ नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, तो मैं कहूंगा अगर वो स्पोर कैसा है बेटा जी यहाँ पे नॉन मोटाइल है, तो मैं कहूंगा ऐसा स्पोर क्या कहलाएगा यहाँ पे एप्लेनोस्पोर। तो मैंने कहते दो तरह का स्पोर बनाता है यहाँ पे, जू स्पोर भी बनाता है, एप्लेनोस्पोर भी बनाता है, ठीक बात है। अब अगला वर्ड आता है सर सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, तो मैं कहूंगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द आइसोगेमी। अब ये क्या होता है एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी। अब ये एनाइसोगेमी क्या होता है, ये बातें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इन बातों को नोट डाउन कर लेना, इन तीनों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बातें करूंगा। रीजन क्या है अगले लेक्चर में बनाने का, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे, नहीं चाहते मेरे बच्चे बोर हो, आप इंटरेस्ट बनाए रखिएगा, छोटे छोटे वीडियो देखते रहिएगा। आज हमने बातें कर ली है बेटा जी हैबिटेट के बारे में, बेटा हमने बातें कर ली है वो कहाँ मिलता है, अपर सरफेस मिलता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हमने जान लिया, सेल वॉल कैसी हमने जान लिया, फ्लैजिला कैसे हमने जान लिया, न्यूक्लियस कैसे हमने जान लिया, फोटोसिंथेटिक है उसके कलर अलग अलग है वो हमने जान लिया, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ जान लिया। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल पढ़ाएंगे आप लोगों को इन द नेक्स्ट लेक्चर। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, देखते रहिएगा बायोलॉजी का प्रोटिस्टा किंगडम, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।